एक ऐसा गेम जहां जीतने का मतलब है जिंदा रहना और हारने का मतलब सीधा मौत। सोचिए अगर आपको मजबूर किया जाए ऐसे डेडली गेम्स खेलने के लिए जहां हर डिसीजन आपकी लाइफ डिसाइड करे, तो आप क्या करेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिस प्लेइंग। आज मैं आपको एक ऐसी माइंड ब्लोइंग और ट्विस्टेड स्टोरी सुनाने वाली हूँ जहाँ दोस्ती, बिट्रेयल और सर्वाइवल सब एक साथ टेस्ट होते हैं। लग रहा होगा बट नहीं, मैं स्क्विड गेम्स की बात नहीं कर रही। ये मूवी स्क्विड गेम्स के पहले आई थी और ट्रस्ट मी, इसकी एंडिंग बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। सोचो एक नॉर्मल स्कूल डे जो अचानक से एक डेडली गेम में बदल जाता है, जहाँ एक छोटी सी मिस्टेक का मतलब है इंस्टेंट डेथ। क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? स्टोरी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल क्लासरूम से। सब कुछ यूजुअल चल रहा होता है जब तक कि अचानक एक अजीब सी चीज नहीं हो जाती। क्लास के बीच में एक रेड कलर की क्रीपी डॉल अचानक से आ जाती है। वो देखते ही देखते जिंदा हो जाती है। वो डॉल सीधा स्टूडेंट से बात करने लगती है और अनाउंस करती है कि अब सबको एक गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। यहाँ एक छोटी सी गलती सीधा मौत का कारण बन सकती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये डेडली गेम चला कौन रहा है। और अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, कौन बचेगा लास्ट तक। ये कहानी सेट है टोक्यो में, जहां एक हाई स्कूल स्टूडेंट शॉन टकाहडा। शॉन काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे लाइफ बहुत ज्यादा इजी लगती है, इसीलिए वो हमेशा बोर्ड रहता है। एक दिन अपनी बोरिंग रूटीन से फ्रस्ट्रेट होकर वो अंदर ही अंदर भगवान से कहता है, मुझे कुछ एक्साइटिंग चाहिए, कुछ चैलेंजिंग। लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसकी ये विश इतने डेंजरस तरीके से पूरी होगी। अचानक उसकी क्लास में एक डरूमा डॉल आ जाती है। शुरू में सबको लगता है कि ये बस एक नॉर्मल टॉय है, लेकिन अगले ही पल वो डॉल हिलने लगती है और गेम अनाउंस करती है। गेम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। रूल सिंपल लगते हैं। जब डॉल पीछे मुड़कर बोलती है तब तुम मूव कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देखे तुम्हें बिल्कुल फ्रीज होना पड़ेगा। शुरुआत में कोई भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेता। सबको लगता है ये कोई प्रैंक है। तभी दो स्टूडेंट दरवाजे की तरफ भागते हैं वहां से निकलने के लिए, लेकिन उसी पल डॉल तुरंत मुड़ जाती है और एक सेकंड के अंदर उन दोनों का सर ब्लास्ट हो जाता है। खून पूरी क्लास में फैल जाता है। सब लोग शॉक में जम जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती जरा भी हिलने की। दरवाजा बंद है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक गेम खत्म नहीं होता। अब सबको रियलिटी समझ आ जाती है। ये एक ऐसी गेम है जहां जरा सी चूक सीधा मौत तक ले जाती है। क्लासरूम में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ पैनिक में चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक लड़का सटाके सिचुएशन को समझ लेता है। वो सबको बताता है ये एक जापानीज बच्चों का गेम है, दरुमा सेन गाकुरोंदा। डॉल अपनी पीठ घुमाती है और एक ही लाइन को बार बार रिपीट करने लगती है, और जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करती है स्टूडेंट्स धीरे धीरे टीचर के डेस्क के पास वाले बटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे उसकी लाइन खत्म होती है वो तुरंत मुड़ जाती है, और अगर उस मूवमेंट पे कोई भी जरा सा भी हिलता हुआ पकड़ा गया तो उसकी पूरी बॉडी छोटे छोटे लाल रंग के बॉल्स में फट जाती है। अब क्लासरूम का सीन पूरी तरह चेंज हो चुका है। हर तरफ सिर्फ डर, चीखने की आवाजें और रोते हुए स्टूडेंट्स। किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी सटाके फिर से बोलता है और कहता है कि शायद उसे गेम खत्म करने का तरीका पता है। वो डॉल की तरफ इशारा करके बताता है कि उसके पीछे एक बटन है और अगर कोई उसे प्रेस कर दे तो गेम तुरंत खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही एक स्टूडेंट हिम्मत करता है। जैसे ही डॉल धीरे धीरे अपनी लाइन बोलना स्टार्ट करती है वो अचानक से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसे लगता है कि वो टाइम पे बटन तक पहुंच जाएगा, लेकिन डॉल उसके मन को समझ जाती है और अचानक अपनी लाइन जल्दी खत्म करके तुरंत मुड़ जाती है। स्टूडेंट अभी भी भाग रहा होता है और अगले ही पल उसका सर पॉपकॉर्न की तरह ब्लास्ट हो जाता है। खून फिर से पूरी क्लास में फैल जाता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि डॉल के पीछे एक टाइमर चल रहा है और उसमें सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। पैनिक और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ स्टूडेंट अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक साथ डॉल की तरफ दौड़ने लगते हैं। उन्हें लगता है जो पहले बटन प्रेस करेगा वो बच जाएगा, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत होती है। डॉल बार बार मुड़ रही होती है और एक के बाद एक सबके सर फटने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ऑलमोस्ट पूरी क्लास खत्म हो जाती है। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं और जिंदा रह गए हैं सिर्फ 2 लोग, शॉन और सटाके। दोनों को समझ आ जाता है कि अब अकेला सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, उन्हें टीम वर्क करना पड़ेगा। सटाके तुरंत झुकता है और शॉन से कहता है, जल्दी मेरे बैक पर चढ़ जाओ। शॉन परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है। जैसे ही डॉल अपनी लाइन बोलना स्टार्ट करती है वो एकदम से आगे कूदता है और सटाके के कंधों पर चढ़ जाता है।
सिर्फ 1 सेकेंड टाइमर में बाकी होता है और उसी लास्ट मोमेंट पर शॉन किसी तरह अपना हाथ आगे बढ़ाकर डॉल के पीछे वाला बटन प्रेस कर देता है। जैसे ही बटन प्रेस होता है, दरुमा डॉल तुरंत रुक जाती है और एक शांत आवाज में अनाउंस करती है कि गेम खत्म हो चुकी है। शॉन और सटाके दोनों एकदम से रिलैक्स फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों मिलकर बच गए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक से एक जोर का ब्लास्ट होता है और सटाके का सर फट जाता है। शॉन शॉक में वही खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। तभी दरुमा डॉल एक ठंडी और सीधी आवाज में बोलती है, ये सिर्फ वही इंसान गेम जीतेगा जो बटन प्रेस करता है, क्योंकि बटन शॉन ने प्रेस किया था, इसीलिए सिर्फ वही विनर है और सटाके मर चुका होता है। ये सब देखकर शॉन पूरी तरह टूट जाता है। उसके आसपास उसकी पूरी क्लास की डेड बॉडीज पड़ी होती है और वो पैनिक में आकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई बाहर से सुन ले, लेकिन तभी दरुमा डॉल फिर से बोलती है। इस बार उसकी आवाज और भी अजीब होती है। वो कहती है, मैं चूहा हूँ और बिल्ली आ रही है। शॉन को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन ये सीधी तरह अगले गेम का हिंट लग रहा होता है। जैसे ही ये लाइन खत्म होती है, क्लासरूम का दरवाजा अचानक से खुल जाता है और वहाँ शॉन के बचपन की दोस्त इका अकुमोटो खड़ी होती है। उसका फेस देखकर ही पता चल रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा डर चुकी है। शॉन तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। इका बताती है कि उसकी क्लास में भी सेम दरुमा गेम हुई थी, लेकिन उसके केस में जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, उसके सारे क्लासमेट्स एक साथ मर गए। ये सुनते ही शॉन को समझ आ जाता है कि उसके साथ भी वही हुआ है। दोनों बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और तुरंत तय करते हैं कि पुलिस को कॉल करना चाहिए। शॉन अपना फोन निकालता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता। एक भी नेटवर्क बार नहीं दिख रहा होता। फिर भी वो गिव अप नहीं करते और डिसाइड करते हैं कि स्कूल से बाहर जाकर हेल्प मांगेंगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक और शॉकिंग चीज पता चलती है कि पूरे स्कूल के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। कोई भी एग्जिट ओपन नहीं है। सिर्फ एक ही दरवाजा खुला होता है जो सीधा जिम्नेजियम की तरफ जाता है। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से शॉन और इका उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो जिम्नेजियम के अंदर कदम रखते हैं, उनके पीछे का दरवाजा अचानक से जोर से बंद हो जाता है। अब वो फिर से फंस जाते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है। जिम के बीच में पहले से ही काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और उनमें से कुछ ने चूहे के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए होते हैं। जैसे ही शॉन आगे बढ़ता है, उसकी नजर फ्लोर पर लिखे कुछ अजीब जापानीज वर्ड्स पर पड़ती है। वो उन्हें ध्यान से पढ़ता है और समझ जाता है कि ये नेक्स्ट गेम के रूल्स हैं। उसमें लिखा होता है, बेल को कैट तक पहुंचाओ और जीत जाओ। अभी सब लोग इस बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट जो चूहे का कॉस्ट्यूम पहने हुए होता है सबको वार्न करता है। वो कहता है कि सबको जल्दी से चूहे वाला कॉस्ट्यूम पहन लेना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो लोग कॉस्ट्यूम नहीं पहनेंगे उनके साथ क्या होगा। कोई भी इस बात को पूरी तरह समझ पाए उससे पहले ही अचानक जिम के बीच की जमीन खुल जाती है। उस होल के अंदर से धीरे धीरे एक बड़ा सा मिनी की नेको स्टैचू, यानी एक बहुत ही बड़ा लकी बिल्ली की मूर्ति बाहर आने लगती है। उसी वक्त बैकग्राउंड में म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो बड़ी बिल्ली की मूर्ति जिंदा हो जाती है। बिना किसी वार्निंग के वो आगे बढ़ती है और एक ही बारी में एक स्टूडेंट को जो चूहे की कॉस्ट्यूम पहने होता है सीधा निगल जाती है। ये देखते ही सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। पैनिक पूरे जिम में फैल जाता है। सब स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं और वो बिल्ली की मूर्ति उन्हें पकड़ना शुरू कर देती है। एक पल वो बिल्ली सीधा इका की तरफ बढ़ती है। शॉन को लगता है कि अब वो पक्का मरने वाली है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि बिल्ली उसे अटैक नहीं करती, बल्कि वो अचानक अपना सिर घुमा देती है और अपनी लंबी स्प्रिंग जैसी गर्दन को पूरे जिम में स्ट्रेच करके कई और स्टूडेंट्स को निगल जाती है, जो सब चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं। इस अफरा तफरी के बीच भागते हुए इका की नजर जमीन पर घूमती हुई एक छोटी सी चीज पर पड़ती है। वो एक बेल होती है और उसी वक्त शॉन भी एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करता है। कैट के गले में एक कॉलर होता है और उस कॉलर से लटक रहा होता है एक बास्केटबॉल हुप। अचानक शॉन को जमीन पर लिखा हुआ मैसेज समझ आ जाता है, बेल को कैट तक पहुंचाओ। अब सब कुछ क्लियर होने लगता है। शॉन तुरंत सबको बेल के बारे में बताता है। तभी बास्केटबॉल टीम का एक स्टूडेंट आगे आता है। वो बेल पकड़ लेता है और इका से कहता है उसे पास करे।
परफेक्ट एम के साथ वो बेल को उठाकर सीधा हूप की तरफ फेंकता है, लेकिन जैसे ही बेल हूप के अंदर जाने वाली होती है वो बिल्ली तुरंत उस बेल को रोक लेती है। फिर वो उस बेल को इतनी जोर से वापस फेंकती है कि वो सीधा उस स्टूडेंट को लगती है और वो दीवार से टकराकर उसी पल मर जाता है। इसके बाद बिल्ली सीधा शॉन की तरफ देखती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि वो उसे अटैक नहीं करती, बल्कि वो तुरंत मुड़कर एक और स्टूडेंट को जो चूहे की कॉस्ट्यूम पहने होता है निगल जाती है। उस मोमेंट पर शॉन को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आ जाती है, बिल्ली सिर्फ चूहों का शिकार कर रही है। वो तुरंत सबको चिल्लाकर कहता है कि अपने चूहे वाले कॉस्ट्यूम्स उतार दो। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपने कॉस्ट्यूम्स निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सेफ हो गए हैं, लेकिन अचानक सिचुएशन फिर से उलट जाती है। बिल्ली दोबारा हिलना शुरू करती है और अब वो बिना कॉस्ट्यूम देके सब पर अटैक करने लगती है। जिम में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। सब स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे होते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। इसी पैनिक के बीच इका गिर जाती है और वो सीधा बेल के पास लैंड करती है। उसी वक्त सबकी नजर टाइमर पर पड़ती है, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। वो बिल्ली धीरे धीरे इका की तरफ बढ़ने लगती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन उसी लास्ट मोमेंट पर शॉन अचानक सामने आ जाता है और इस बार वो चूहे का कॉस्ट्यूम पहने होता है। वो बिल्ली का सामने इधर उधर भागने लगता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और बिल्ली तुरंत उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। भागते हुए शॉन जोर से चिल्लाता है कि कोई बेल को थ्रो करे, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर के साथ जो हुआ था उसके बाद सब इतने डरे हुए होते हैं कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तभी कुछ अजीब होता है, क्योंकि शॉन चूहे के कॉस्ट्यूम पहने होता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है। वो बिल्ली की आवाज होती है और सबसे शॉकिंग बात, शॉन उसकी बात समझ पा रहा होता है। वो ध्यान से सुनता है और रियलाइज करता है कि बिल्ली बार बार एक ही चीज बोल रही है, मेरी पीठ पे खुजली हो रही है। अब शॉन को समझ आ जाता है कि वो बिल्ली क्या चाहती है। उसे चाहिए कि कोई उसकी पीठ पर खुजली करे ताकि वो रिलैक्स कर सो जाए। ये समझते ही शॉन तुरंत उसके पीछे भागता है और एक जंप में उसके पीठ पर चढ़ जाता है। वो रस्सियों को पकड़कर उसकी पीठ पर खुजली करना शुरू कर देता है। सरप्राइजिंगली बिल्ली को ये पसंद आता है। वो अटैक करना बंद कर देती है और ज्यादा खुजली करने को कहती है, लेकिन शॉन समझ जाता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर पाएगा। वो बाकी स्टूडेंट से हेल्प मांगता है। सबसे पहले इका उसकी मदद के लिए बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाती है। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी हिम्मत कर उस पर चढ़ जाते हैं और सब मिलकर बिल्ली की पीठ पर खुजली करने लगते हैं। कुछ देर बाद फाइनली बिल्ली धीरे धीरे शांत हो जाती है और फिर सो जाती है। अब उनके पास एक चांस होता है। शॉन तुरंत बेल उठाता है और हूप की तरफ थ्रो करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी बाकी स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं। उन्हें पहली गेम याद आ जाती है जहां सिर्फ एक ही इंसान बचा था और अब सब आपस में लड़ने लगते हैं, बेल कौन थ्रो करेगा। उनकी तेज आवाज की वजह से बिल्ली की नींद टूट जाती है और अगले ही पल वो बिल्ली एक ही बारी में 2 स्टूडेंट्स को काट कर मार देती है। अब टाइम बिल्कुल नहीं है उसे दोबारा सुलाने का। शॉन तुरंत सोचता है और एक नया प्लान बनाता है और इका से कहता है कि उसके साथ लॉकर रूम चले बेल के साथ। कुछ ही देर बाद दोनों वापस आते हैं। उन दोनों के हाथ में 2 बॉल्स होती हैं और दोनों को ही चूहे की कॉस्ट्यूम से ढक दिया होता है ताकि बिल्ली को पता ना चले कि किसमें बेल है और किसमें बॉल। शॉन और इका दोनों अलग अलग डायरेक्शन से बिल्ली की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए कि कौन एक्चुअल में बेल थ्रो करेगा। भागते हुए शॉन जानबूझकर बास्केटबॉल को दिखाता है ताकि सबको लगे कि वही रियल थ्रो होने वाला है। कैट भी इका पर फोकस करने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि शायद वो थ्रो करेगी, लेकिन ये सब शॉन का प्लान होता है। लास्ट मोमेंट पर वो रिवील करता है कि बेल एक्चुअली बॉल के अंदर छुपी है और वो उसे सीधा हूप की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो शॉट मिस हो जाता है। बेल बास्केट से थोड़ी सी दूर गिर जाती है। सबको लगता है कि अब गेम खत्म हो गई, कोई चांस नहीं बचा, लेकिन उसी वक्त अचानक ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट अमाया बिल्ली के ऊपर से जंप करता है। अमाया बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बेल पकड़ लेता है और एकदम से जंप करके उसे बास्केट डंक की तरह हूप के अंदर डाल देता है। बेल फाइनली अंदर चली जाती है और बिल्कुल लास्ट सेकंड पर वो लोग चैलेंज जीत जाते हैं। जैसे ही बेल हूप के अंदर जाती है बिल्ली तुरंत शट डाउन हो जाती है, उसकी सारी हरकतें रुक जाती है। कुछ सेकंड्स के बाद वो फिर से एक्टिव होती है, सिर्फ इतना अनाउंस करने के लिए कि विनर्स कौन है, अमाया, शॉन और इका। लेकिन उस मोमेंट पर शॉन को कुछ अजीब लगता है। बाकी स्टूडेंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि अमाया एक आयरन बार लेकर सब स्टूडेंट्स को बेहोश कर रहा है। वो लड़का बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है, जैसे उसका दिमाग ही खराब हो गया हो। अमाया धीरे धीरे शॉन और इका की तरफ बढ़ता है और उन्हें एक अजीब सी बात बताता है। वो कहता है कि उन्हें भगवान ने चूज किया है और सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जिंदा रहना।
ये सुनते ही एका गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि वो बिल्कुल पागल हो चुका है। वो ये भी बोलती है कि वो कभी भी शॉन जैसा नहीं बन सकता। ये बात अमाया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुरंत एका की तरफ बढ़ता है जैसे उस पर अटैक करेगा, लेकिन शॉन बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त बिल्ली अचानक से रूम के अंदर एक गैस रिलीज कर देती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर तीनों की आंखें भारी होने लगती है और वो सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसी बीच दुनिया भर में अजीब चीजें होने लगती है। न्यूज चैनल पर रिपोर्ट्स आने लगती है कि बहुत सारे यंग लोग बिना किसी रीजन के एकदम से गायब हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग सिटीज में आसमान में बड़े बड़े तैरते क्यूब्स भी दिखने लगते हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता कि ये आए कहां से हैं। इन्हीं क्यूब्स में से एक के अंदर शॉन धीरे धीरे होश में आता है। वो इधर उधर देखता है और उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है, तई, उसकी पुरानी स्कूलमेट जो कुछ सालों पहले स्कूल चेंज कर चुकी थी। उनके अलावा वहां और भी 2 स्टूडेंट्स होते हैं, टायरा और ता। वो लोग शॉन को बताते हैं कि वो भी अपने अपने स्कूल्स में दरुमा गेम और जायंट कैट चैलेंज सरवाइव करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सब अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं। शॉन अचानक एक अजीब सी बात नोटिस करता है। रूम में जितने भी लोग हैं सबके सरनेम टी से स्टार्ट होते हैं। ये देखकर उसे लगता है कि शायद सर्वाइवर्स को अल्फाबेट के बेसिस पर अलग अलग रूम्स में डिवाइड किया गया है। फिर उसे एक और चीज याद आती है और उसका दिल घबरा जाता है। इका का सरनेम अकामोटो है, मतलब वो किसी और रूम में होगी और हो सकता है अमाया के साथ हो। लेकिन दरवाजा बंद होता है और शॉन कुछ भी नहीं कर पाता उसकी हेल्प के लिए। वो डेस्परेशन में दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करना शुरू करता है, शायद कोई बाहर से सुन ले। लेकिन तभी टायरा, जो एक एरोगेंट जीनियस टाइप लड़का होता है, उसे रोक देता है। वो कहता है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा। फिर वो रूम में एक होलोग्राम स्क्रीन एक्टिवेट करता है। स्क्रीन पर न्यूज रिपोर्ट्स चल रही होती हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसमान में बड़े क्यूब्स दिख रहे होते हैं। तब सबको सच समझ आ जाता है। वो लोग उन्हीं क्यूब्स में से एक के अंदर फंसे हुए हैं और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नेक्स्ट गेम का वेट करना। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होने लगता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और उनके सामने ही वो लॉक्ड दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल जाता है। अंदर एंटर करती है 4 छोटी सी कोकेशी डॉल्स। उनमें से एक डॉल सीधा टायरा की तरफ देखकर उसे नेक्स्ट गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है। टायरा अपने इंटेलिजेंस पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि बिना सोचे समझे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। डॉल्स फिर गेम के रूल्स एक्सप्लेन करती है। ये एक ट्रेडिशनल गेम है, कागुमे कागुमे। इस गेम में एक प्लेयर सेंटर में बैठता है, आंखों पर पट्टी बांधी होती है और बाकी स्पिरिट्स उसके आसपास घूमते हुए एक गाना गाते हैं। जैसे ही गाना रुकता है, प्लेयर के पास सिर्फ 10 सेकंड्स होते हैं ये गेस करने के लिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है। अगर गेस गलत हुआ तो मौत फिक्स। टायरा को लगता है कि ये गेम उसके लिए इजी होगा। वो कॉन्फिडेंटली सेंटर में बैठ जाता है और ब्लाइंड फोल्ड पहन लेता है। डॉल्स उसके आसपास घूमना स्टार्ट करती है और एक अजीब सा गाना गाने लगती है। रूम का एटमॉस्फेयर और भी क्रीपी हो जाता है। फिर अचानक गाना रुक जाता है। उस पर टायरा का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। वो नर्वस हो जाता है। वो जल्दी से गेस करता है, लेकिन उसका आंसर गलत होता है। नेक्स्ट सेकेंड एक डॉल अपनी आंखें खोलती है और उसकी तरफ एक अजीब सी लाइट बीम शूट करती है। अचानक टायरा अपना बॉडी पर कंट्रोल खो देता है। उसका सर बार बार जमीन पर इतनी जोर से टकराने लगता है कि धीरे धीरे उसका सर क्रैक हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वो मर जाता है। उसके बाद डॉल्स तुरंत ता को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। ता बुरी तरह डर चुकी होती है। वो पहले मना करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉल्स सीधा कह देती है कि अगर वो रिफ्यूज करेगी तो भी उसे मरना ही पड़ेगा। मजबूरी में ता सेंटर में बैठ जाती है और गेम स्टार्ट होता है। जब गेस करने का टाइम आता है, ता इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाती क्या बोले और 10 सेकंड निकल जाते हैं। टाइम खत्म। उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डर के मारे वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोकेशी डॉल्स उसे घेर लेती हैं। इस बार वो बीम यूज नहीं करती, बल्कि हर डॉल उसके बॉडी का एक एक पार्ट पकड़ लेती है और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी टुकड़ों में फट जाती है। अब रूम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, शॉन और तय।
डॉल्स ते को नेक्स्ट गेम खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन शॉन देख लेता है कि वो इतनी ज्यादा डर चुकी है कि प्रॉपरली सोच भी नहीं पाएगी। इसीलिए वो तुरंत आगे बढ़ता है और कहता है कि वो उसकी जगह गेम खेलेगा। शॉन सेंटर में बैठ जाता है और अपनी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध लेता है। डॉल्स फिर से उसके आसपास घूमना स्टार्ट करती हैं और वही क्रीपी गाना गाने लगती हैं। रूम का एटमॉस्फेयर और भी टेंस हो जाता है। फिर अचानक गाना रुक जाता है। शॉन तुरंत आंसर नहीं देता। वो शांत रहकर हर छोटी सी आवाज को ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे बोलने का मौका मिले उससे पहले ही एक डॉल बोल देती है कि टाइम खत्म हो गया है। उसी मोमेंट पर शॉन जोर से उस डॉल का नाम बोल देता है जो उसके पीछे खड़ी होती है। डॉल्स फिर रिपीट करती है कि टाइम अप हो चुका है, लेकिन इस बार शॉन बिल्कुल काम रहता है और उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उन्हें सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। जब वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो क्लियरली दिख रहा होता है कि उसने सिर्फ 6 सेकंड में आंसर दे दिया था, मतलब वो 10 सेकंड के अंदर ही गेस कर चुका था। डॉल्स ये देखकर थोड़ी उत्सुक हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया। तब शॉन शांति से समझाता है कि पिछले राउंड्स में डॉल हर बार सेम पोजीशन फॉलो कर रही थी और हर बार वही सेम डॉल अनाउंस करती थी कि टाइम खत्म हो गया है। इसलिए शॉन ने सिर्फ उस आवाज को आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पर गेस किया कौन उसके पीछे खड़ा है। उसका आंसर बिल्कुल सही होता है और वो भी टाइम लिमिट के अंदर। जैसे ही कंफर्म होता है, सारी डॉल्स धीरे धीरे हवा में बिखर कर डस्ट बन जाती हैं। उन डॉल्स के डस्ट बनने के बाद उनकी राख से एक छोटी सी चाबी जमीन पर गिरती है। अब रूम में कोई खतरा नहीं होता तो शॉन और ते वो की उठाकर साथ में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो हॉलवे में जाते हैं, उन्हें एक अजीब सा सीन दिखाई देता है। एक और स्टूडेंट उनकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है, पूरी तरह पैनिक में। उनके पास भी एक चाबी होती है और उसके पीछे एक काकोशी डॉल उसका पीछा कर रही होती है। वो लड़का जोर से चिल्लाता है और उन्हें वार्न करता है कि ये डॉल सिर्फ उन लोगों पर अटैक करती है जो अकेले होते हैं। अगर लोग हाथ पकड़कर साथ रहेंगे तो ये उन्हें कुछ नहीं करेगी। ये सुनते ही तीनों तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। डॉल उसके पास आती है, चेक करती है कि क्या ये सच में साथ है और फिर शांत होकर वहां से चली जाती है किसी और अकेले स्टूडेंट को ढूंढने के लिए। अब शॉन के ग्रुप के पास 2 कीज हो जाती हैं। वो लोग क्यूब के लंबे कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सब तुरंत उस डायरेक्शन में भागते हैं और कुछ ही देर में पता चलता है कि वो इका है। उसका पीछा भी वही लोनली डॉल कर रही होती है। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना शॉन तुरंत बाकी दोनों के हाथ छोड़ देता है और सीधा इका की तरफ भागता है। लास्ट मोमेंट पर वो उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, इससे पहले कि डॉल उसे पकड़ पाती। कुछ देर बाद एक और हॉलवे में 2 और स्टूडेंट को एक स्ट्रेंज चीज मिलती है। दीवार के अंदर एक बड़ा सा लकड़ी का सर लगा होता है, उसके माथे पर एक टाइमर चल रहा होता है और नीचे टोटल 7 की होल्स बने होते हैं। जब शॉन का ग्रुप वहां पहुंचता है तो वो देखते हैं कि उन 2 स्टूडेंट्स के पास भी 2 कीज हैं। सब मिलकर काउंट करते हैं तो टोटल 4 कीज हो जाती हैं, लेकिन अभी भी 3 चाबियां कम है। टाइमर देखकर सबका टेंशन और बढ़ जाता है। सिर्फ 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम बचा होता है। सब पैनिक करने लगते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। तभी अचानक 3 और चाबियां उनके सामने जमीन पर गिरती हैं। सब शॉक हो जाते हैं और अगले ही पल वहां अमाया आ जाता है। वो एक और स्टूडेंट के साथ आता है जिसे वो यूज कर रहा होता है लोनली डॉल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब फाइनली उनके पास टोटल 7 चाबियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही सब आगे बढ़ने वाले होते हैं, अमाया अचानक उस स्टूडेंट को एक तरफ धक्का दे देता है, जैसे वो कोई चीज हो, इंसान ही ना हो। उसके बाद अमाया बिल्कुल शांत तरीके से कहता है कि वो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबको चाबियों की जरूरत पड़ेगी। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से ग्रुप उसे एक्सेप्ट कर लेता है। सब मिलकर वो सारी 7 चाबियां उस वुडन हेड के की होल्स में डाल देते हैं। जैसे ही चाबियां अंदर जाती हैं, दीवार तुरंत खुल जाती है और एक टनल बन जाता है जो क्यूब्स के अंदर और गहराई में ले जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो बड़ा सिर उन्हें बोलता है कि अपने कपड़े चेंज करो। ये कहने के बाद वो गायब हो जाता है। ग्रुप उस टनल के थ्रू आगे बढ़ता है और जैसे ही वो दूसरी साइड पहुंचते हैं, वो खुद को एक बर्फीले इलाके में पाते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं और फिर उन्हें उसका रीजन दिखाई देता है। एक बड़ा सा पोलर बियर स्नो बोर्डिंग करते हुए पहाड़ से नीचे आ रहा होता है और सिर्फ आना ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह ट्रिक्स भी परफॉर्म कर रहा होता है। अपनी अजीब सी परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वो बियर उनका सामने रुकता है और नेक्स्ट चैलेंज अनाउंस करता है। वो कहता है कि उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए ये गेम उनकी सच्चाई टेस्ट करेगी। रूल सिंपल होते हैं, वो क्वेश्चन पूछेगा और सबको सच्चाई के साथ जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो भालू उसे हवा से सूंघ लेगा।
उसके बाद ग्रुप को डिसाइड करना होगा कि झूठ किसने बोला। अगर उनका गेस सही हुआ तो वो नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाएंगे। भालू एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? सब लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये गेम इजी होने वाली है। सब अपना अपना आंसर देने लगते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद भालू हवा को स्मेल करना स्टार्ट करता है और फिर कहता है, मुझे झूठ की बू आ रही है। अब सिचुएशन सीरियस हो जाती है क्योंकि किसी ने रूल तोड़ा और अब ग्रुप के पास सिर्फ 2 मिनट है डिसाइड करने के लिए झूठ किसने बोला। कुछ देर तक सब आर्ग्यू करते हैं और एंड में ज्यादातर लोग उस स्टूडेंट पर डाउट करते हैं जिसे शॉन और इका ने पहले बचाया था। अगले ही पल भालू अपना बड़ा सा हाथ घुमाता है और उस लड़के के शरीर को तुरंत मसल कर राख कर देता है। अब भालू अगला सवाल पूछता है, क्या तुम्हें शॉन पसंद है? इका और तेज तुरंत बोलते हैं कि हाँ, उन्हें शॉन पसंद है। अमाया भी कहता है कि उसे शॉन पसंद है, लेकिन जैसे ही सब जवाब देते हैं भालू फिर से कहता है, तुम में से किसी ने फिर झूठ बोला है। इका तुरंत अमाया की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि ये वही है जिसने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। जब सब लोग आर्ग्यू कर रहे होते हैं तभी शॉन के दिमाग में एक अजीब सी बात आती है। वो सोचता है, अगर किसी को पता है कि झूठ बोलने से वो मर सकता है तो फिर कोई क्यों झूठ बोलेगा। तभी अचानक भालू जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि शॉन अब धीरे धीरे सच समझने लगा है। फिर वो एक चौंका देने वाली बात कहता है, उनके बीच उसका एक सर्वेंट छुपा हुआ है जो इंसान बनकर एक्टिंग कर रहा होता है और जानबूझकर झूठ बोल रहा है ताकि बाकी सब मारे जाए। ये सुनते ही सिचुएशन और टेंस्ड हो जाती है। दूसरे स्कूल के जो 2 स्टूडेंट होते हैं वो तुरंत सोचने लगते हैं और फिर अचानक तई पर इल्जाम लगा देते हैं। उनका लॉजिक सिंपल होता है, शॉन, इका और अमाया एक ही स्कूल से हैं, मतलब वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तई अलग स्कूल से आई थी और बाद में उनके ग्रुप में ज्वाइन हुई थी, इसीलिए उन्हें लगता है कि वही इम्पोस्टर है। शॉन और इका तुरंत उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनता ही नहीं। लास्ट मोमेंट पर सब उसके अगेंस्ट वोट कर देते हैं और अगले ही सेकेंड उसकी बॉडी कुचल दी जाती है और बस खून ही खून दिखता है। अब सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचे हैं। भालू अगला सवाल पूछने के लिए रेडी होता है, लेकिन उससे पहले ही शॉन आगे बढ़ जाता है। वो कहता है, मुझे पहले ही पता है असली ट्रेटर कौन है। भालू रुक जाता है और उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है और फिर शॉन एक और हिला देने वाली बात बोलता है, असली झूठे तुम हो, पोलर बियर। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। भालू भी थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तब शॉन एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि तई ने मरने से पहले ही उसे क्लू दे दिया था। जब उसका खून भालू के हाथ पर गिरा तो उसके सफेद फर पर लगा पेंट थोड़ा सा उतर गया और नीचे का फर ब्लैक था। मतलब ये क्रीचर कभी पोलर बियर था ही नहीं। ये एक्चुअली एक काला भालू है जो सिर्फ सफेद भालू बनने की एक्टिंग कर रहा है। अब शॉन को एक जरूरी बात समझ आ जाती है, अगर ये अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोल सकता है तो हो सकता है कि इसने बाकी सब कुछ भी झूठ बोला हो और इसका मतलब उनके बीच कभी कोई धोखेबाज था ही नहीं। असली बात ये थी कि भालू सिर्फ उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो एक दूसरे पर शक करे और खुद ही एक दूसरे को मार दे। ये सच सुनते ही भालू का गुस्सा फट पड़ता है। वो अचानक हवा में कूद पड़ता है और पूरी बॉडी से ग्रुप को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन और बाकी सब तुरंत साइड हो जाते हैं। भालू उन्हें मिस कर देता है और सीधा पास के एक गर्म पानी के पॉन्ड में गिर जाता है। उबलता हुआ पानी उसके अंदर तक जलाने लगता है। वो दर्द से चीखने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर पिघलने लगता है। आखिर में वो हार मान लेता है। गायब होने से पहले वो बचे हुए स्टूडेंट्स को अगले चैलेंज का लोकेशन बता देता है। कुछ ही देर बाद शॉन, इका और अमाया एक नई जगह पर पहुंचते हैं। वहां उनका सामना फिर से कुछ अजीब डॉल से होता है। वो डॉल्स अनाउंस करती है कि अब फाइनल चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। गेम का नाम होता है किक द कैन। ये बेसिकली हाइड एंड सीक का एक डार्क वर्जन होता है। डॉल्स रूल्स एक्सप्लेन करती है। एक प्लेयर को चूज किया जाएगा जिसे अकुमा कहा जाएगा, मतलब वो राक्षस जो बाकी सभी को ढूंढेगा। गेम स्टार्ट होने से पहले अकुमा को एक कैन उठानी होती है जो ऊपर रखी होती है और उसे जमीन पर बने सर्कल के बीच में रखना होता है। जब तक अकुमा ये कर रहा होता है तब तक बाकी प्लेयर्स को जल्दी से कहीं छुपना होता है। अगर वो सूरज ढलने तक छुपे रहे हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अकुमा के पास भी जीतने का चांस होता है। अगर अकुमा किसी को ढूंढ लेता है तो उसे उसका नाम जोर से बोलना होता है और फिर कैन पर स्टेप करना होता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वो प्लेयर पकड़ा जाता है और गेम के एंड तक एक जेल में बंद हो जाता है। लेकिन फिर डॉल्स एक और रूल बताती है जो सब कुछ और डेंजरस बना देता है। जो प्लेयर्स पकड़े जा चुके हैं उन्हें बचाया जा सकता है। अगर कोई आजाद प्लेयर जाकर कैन को लात मार दे तो सारे
कैदी तुरंत आजाद हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, उस कैन के अंदर एक छुपा हुआ बॉम्ब होता है। जैसे ही कोई उसे लात मारेगा वो तुरंत फट जाएगा और जो बंदा सबको बचाएगा वो खुद उसी पल मर जाएगा। मतलब गेम का सिंपल सा गोल है, सर्वाइवर्स को सूरज ढलने तक छुपकर सरवाइव करना है और अकुमा को 3 लोगों को पकड़ना है और आखिरी सर्वाइवर को कैन को लात मारने से रोकना है। रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद एक डॉल अपने मुंह से कुछ लकड़ी की स्टिक्स निकालती है ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन अकुमा बनेगा। सब लोग टेंशन में वेट करते हैं और फिर रिजल्ट सामने आता है। अकुमा चूज होता है। अमाया सबसे डेंजरस और सबसे अनस्टेबल इंसान। ये सुनते ही बाकी सर्वाइवर शॉक में जम जाते हैं। गेम स्टार्ट होने ही वाला होता है। अमाया बिना वक्त गवाए कैन उठाता है, उसे सर्कल के बीच रखता है और फिर शुरू होती है उसकी हंटिंग। कुछ ही सेकंड्स में वो पास ही छुपे हुए दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को ढूंढ लेता है। दोनों मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उनसे काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो उन्हें आसानी से हरा देता है। फिर वो उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देता है। थोड़ी दूर इका चुपकर ये सब देख रही होती है, लेकिन जब वो अमाया को कैन पर स्टेप करते हुए देख रही होती है तभी वो जरा सा हिल जाती है और आवाज हो जाती है और बस वही गलती उसे महंगी पड़ जाती है। अमाया तुरंत नोटिस कर लेता है और अब उसे पता चल जाता है कि इका कहाँ छुपी है और ये भी समझ जाता है कि शॉन भी आसपास ही होगा। ये समझते ही शॉन तुरंत एक्शन लेता है। वो एक भारी पत्थर से रस्सी को बांधता है और नीचे ग्राउंड की तरफ उतरना शुरू करता है ताकि वो कैन तक पहुंच सके। उधर अमाया सीधा उस बिल्डिंग की तरफ भागता है जहां उसे इका को देखा था। वो जोर जोर से दरवाजे पे मारने लगता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है। इका तुरंत एक इम्पोर्टेंट चीज समझ लेती है, अगर वो दोनों साथ रहे तो दोनों पकड़े जाएंगे। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो शॉन के लिए टाइम मैनेज करेगी। वो चुपचाप रूम से बाहर निकलती है और नीचे जाकर खुद अमाया का सामना करती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, अमाया उसका नाम लेकर कैन पर नहीं कूदता बल्कि वो शॉन के पीछे होता है। अमाया सीधा उस लड़की को बेहोश कर देता है और बिना रुके शॉन को ढूंढने लगता है। जब वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचता है तो वहां उसे सिर्फ एक चीज मिलती है, वो रस्सी जिससे शॉन पहले ही वहां से निकल चुका होता है। नीचे ग्राउंड पर शॉन समझ जाता है कि अमाया अब कैन के पास ही रुकेगा और उसे गार्ड करेगा। इसीलिए वो पूरे एरिया में घूमकर एक नई छुपने की जगह ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद अमाया उसे आवाज लगाता है। वो फ्रेंडली बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया है, मतलब गेम अब खत्म हो चुकी है। वो शॉन को बोलता है कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और आराम से जिंदा बच सकते हैं, लेकिन शॉन जानता है कि ये सब झूठ है। छुपे हुए ही शॉन को एक काम आने वाली चीज मिलती है, एक पुराना प्लेट आर्मर सूट। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है शॉन अपनी हाइडिंग से बाहर निकलता है और अब वो वही भारी सा आर्मर पहने होता है। उसका प्लान सिंपल है, कैन को लात मारते वक्त जो बॉम्ब फटेगा उससे बचने के लिए ये आर्मर काम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर्मर बहुत भारी होता है, उससे चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी शॉन धीरे धीरे अमाया की तरफ बढ़ता है। एक मोमेंट पर वो अपनी तलवार भी गिरा देता है और बिल्कुल बेबस लगने लगता है। ये देखकर अमाया हंसने लगता है। वो आराम से उसके पास आता है क्योंकि रूल के हिसाब से किसी को कैप्चर करने के लिए उसका चेहरा देखना जरूरी होता है। इसीलिए अमाया उसका हेलमेट उतार देता है और उसके प्लान का मजाक उड़ाता है। अपने आप को ऑलरेडी विनर समझकर वो कैन की तरफ चलना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसे पीछे खींच रही है। वो देखता है उसकी कमर पर एक चेन बंधी हुई है और तब अमाया को सच समझ आता है, ये सब शॉन का प्लान था। जब शॉन अपनी छुपी हुई जगह से निकला था तब उसने छुपके से चेन का एक एंड आर्मर के साथ बांध दिया था और जैसे ही अमाया ने उसका हेलमेट उतारा शॉन ने दूसरा एंड छुपके से अमाया के कमर के अराउंड बांध दिया। अब अमाया कैन तक पहुंच ही नहीं सकता। कोई और ऑप्शन न देखकर शॉन अचानक पहाड़ी के किनारे से सीधा समुद्र में कूद जाता है और अमाया को भी साथ खींच लेता है। अमाया पूरी कोशिश करता है गिरने से बचने की, लेकिन शॉन पानी को टच करते ही तुरंत भारी आर्मर से निकल जाता है और दीवार के सहारे वापस ऊपर चढ़ जाता है। उधर अमाया अब भी उस हेवी आर्मर के साथ फंसा होता है। तब तक शॉन ऑलरेडी कैन की तरफ भाग चुका होता है। चाहे शॉन बिल्कुल थक चुका होता है, फिर भी वो अपनी बची हुई सारी हिम्मत इकट्ठी करता है और पूरी तेजी से आगे बढ़ता है। उधर अमाया भी फाइनली खुद को फ्री कर लेता है और उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन शॉन पहले कैन तक पहुंच जाता है और बिना रुके वो कैन को लात मार देता है। सब लोग तुरंत अपने सर कवर कर लेते हैं बॉम्ब के फटने का वेट करते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कुछ सेकंड्स बाद
आसमान धीरे धीरे गहरा होने लगता है और फिर डॉल्स दोबारा आ जाती हैं। वो अनाउंस करती है कि शॉन विनर है। फिर वो एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील करती है, कैन के अंदर कभी कोई बॉम्ब था ही नहीं। ये सब सिर्फ गेम को ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए बोला गया था। ये सुनते ही अमाया गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि अब शायद उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन डॉल्स बिल्कुल काम टोन में कहती है, ये पूरा चैलेंज सिर्फ एक गेम था और अब कोई नहीं मरेगा। रिवॉर्ड के रूप में डॉल्स उन सबको एक एक आइसक्रीम देती है और कहती है कि यहाँ से जाने से पहले इसे खत्म करो। इतना सब कुछ झेलने के बाद शॉन और इका साथ बैठते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हुए अपनी आइसक्रीम खाते हैं। जब शॉन अपनी आइसक्रीम फिनिश करता है तो उसे स्टिक पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद ये कोई रिवॉर्ड मैसेज होगा। वो तुरंत इका को दिखाता है, लेकिन जब वो उसका फेस देखता है तो वो रो रही होती है। शॉन फिर उसकी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा मैसेज पढ़ता है, तुम्हें निकाला जाता है। उसी वक्त डॉल्स दोबारा बोलना शुरू करती हैं। वो एक्सप्लेन करती हैं कि हर चैलेंज एक अलग स्किल टेस्ट करता था, इंटेलिजेंस, करेज, टीम वर्क, लेकिन एंड में सब कुछ डिसाइड होता है सिर्फ एक चीज से, लक। हर आइसक्रीम स्टिक पर प्लेयर की किस्मत लिखी होती है। शॉन अपनी स्टिक देखता है और समझ जाता है कि वो लकी है, वो सरवाइव करेगा, लेकिन इका नहीं। और उसकी जगह अमाया उसके साथ रियल वर्ल्ड में वापस जाएगा। जैसे उनका फेट डिसाइड होता है, डॉल्स एक लेजर बीम फायर करती है इका और बाकी एलिमिनेटेड स्टूडेंट्स पर। उनकी बॉडीज तुरंत गायब हो जाते हैं। फाइनल गेम खत्म होते ही शॉन और अमाया को उठाकर एक बड़े से क्यूब में ले जाया जाता है जो टोक्यो के ऊपर हवा में तैर रहा होता है। जब दुनिया भर के लोग देखते हैं कि 2 स्टूडेंट्स इन डेडली गेम से सरवाइव कर गए तो वो उन्हें चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहना शुरू कर देते हैं। इस अजीब दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग उनमें से एक शक्तिशाली भगवान बनेगा और दूसरा मौत का रास्ता चुनेगा और बनेगा गॉड ऑफ डेथ। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो गाइस, ये थी एक ऐसी कहानी जहां एंड में सब कुछ डिसाइड हुआ सिर्फ एक चीज से, लक। अब आप मुझे बताएं, अगर आप शॉन की जगह होते तो क्या आप भी इतना रिस्क लेते या फिर सेफ खेलते? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए, मैं सब पढ़ती हूँ। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग, थ्रिलिंग और माइंड ट्विस्टिंग मूवी रिकैप्स पसंद है तो मिस लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रेजी स्टोरी के साथ। Bye bye.